Okay, so Keynesian theory of employment given by John Maynard Keynes, right? So ये जो theory थी ये इसने अपनी किताब द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, पूरी किताब का नाम है द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, में दी थी इन which was published in the year 1936, right? Now why there was a need of Keynesian theory, or why Keynes has given a theory of employment, right? The reason was the Great Depression of the 1929-30s that the world has faced after that was the after effect of the First World War, right? और जहाँ पे क्लासिकल्स की थियोरी फेल हो गई थी of by to increase the employment by making a cut in the real wages or by decreasing the rate of interest. So वो सारी theories अपनाई उन कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड ने जहाँ पे रिसेशन था, बट वो थियरीज फेल हो गई. सो दैट वाज द रीजन कि कीन्स ने अपनी ये सिर्फ क्लासिकल्स को उनकी जो अजम्पशंस थी उसके बेसिस पे सिर्फ क्रिटिसाइज ही नहीं किया, बल्कि एक थियोरी भी एडवोकेट की अपनी तरफ से, राइट, विच इज फेमस एज द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, और किताब का नाम भी यही है, राइट. So what were the key points in the Keynesian theory of employment, right? Keynes के अकॉर्डिंग फुल एम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल फीचर नहीं है डेवलप्ड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज में, राइट? और बट क्लासिकल्स कहते थे कि एक नॉर्मल फीचर ऑफ अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज दैट देयर विल ऑलवेज बी अ सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार की स्थिति हमेशा होगी. ये एक नॉर्मल फीचर है एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की. बट कीन्स ने बोला नहीं, इट इज नॉट ट्रू, राइट, इट इज नॉट अ नॉर्मल फीचर, और अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, और इक्विलिब्रियम, इट इज नॉट ऑल्सो नेसेसरी दैट इक्विलिब्रियम विल ओनली हैपन इन फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन. ऐसा नहीं है, पूर्ण रोजगार की स्थिति से पहले भी इक्विलिब्रियम हो सकता है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहाँ इक्वल होंगे, वो लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी वो इक्विलिब्रियम हो सकता है कीन्स के अकॉर्डिंग, राइट. एंड कीन्स has find in his theory that जो बेरोजगारी की जो मुख्य वजह है वो सप्लाई साइड से नहीं है, वो है जो वजह है that is the deficiency of aggregate demand, right? And Keynes has advocated that to remove that unemployment we need to increase the aggregate demand, right? So aggregate demand जिसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों चीजें आती हैं, तो that will become the aggregate demand as a whole, right? So उसके बाद ये जो कीन्स की जो थियोरी थी that was adopted by all the capitalistic economies to remove unemployment, right? और ये 1970s तक ये काफी पॉपुलर रहा कीन्स का थियोरी. ऑलराइट, व्हाट वाज कीन्सियन थियोरी? कीन्स ने जो बेरोजगारी की समस्या के लिए जो सुझाव रीजन निकाला था कि लैक ऑफ जो एग्रीगेट डिमांड है, राइट. Now Keynes has coined a new word called effective demand. It is different from aggregate demand. Not aggregate demand and effective demand are not similar. Aggregate demand अलग है, effective demand अलग है. अभी बताएंगे aggregate demand क्या होता है और effective demand क्या होता है, right? So यहाँ पे effective demand का मतलब एक ऐसा point where aggregate demand and aggregate supply are equal to each other, right? At a certain level of employment जहाँ पे aggregate demand price and aggregate supply price are equal to each other, that is the point of effective demand, right? So Keynes के अकॉर्डिंग बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें ये इफेक्टिव डिमांड जो प्रभावशाली मांग है इसको बढ़ाना है ताकि बेरोजगारी को दूर किया जा सके, राइट. और कीन्स ने ये भी मत दिया कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज़रूरी है, स्पेशली एक डिप्रेशन या रिसेशन के दौर में. गवर्नमेंट ही एक ऐसी एजेंसी या इंस्टीट्यूशन है जो लोगों को रोजगार दे सकती है, निवेश कर सकती है, एक ऑटोनॉमस निवेश जिसको बोलते हैं. ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि बिना प्रॉफिट के मोटिवेटेड जब निवेश किया जाता है, दैट इज ओनली डन बाय द गवर्नमेंट. सो उसको ऑटोमेटिक क्या बोलते हैं,
ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सो वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होने से जब लोगों को रोजगार मिलता है तो वो रोजगार मिलने से मल्टीप्लायर इफेक्ट के द्वारा इकोनॉमी एज ए होल में जो इम्पैक्ट रहता है दैट वो इकोनॉमी को रिकवर किया जा सकता है फ्रॉम दैट पोजीशन ऑफ रिसेशन, राइट। ऐसा नहीं है कि कीन्स ने पहली बार ये जो रीजन था ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इट वाज फाउंड बाय कीन्स ओनली। इससे पहले माल्थस ने भी ये लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड या डेफिशिएंसी ऑफ इफेक्टिव डिमांड के बारे में बताया था, द रीजन बिहाइंड द फॉल इन एम्प्लॉयमेंट, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन दिस रीजन, राइट, कि क्यों है ये इफेक्टिव डिमांड की प्रॉब्लम क्यों है या डेफिशिएंसी क्यों है इफेक्टिव डिमांड में, ये माल्थस एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। सो कीन्स ने इसको अपनी थियरी में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कीन्स की थियरी का, इफेक्टिव डिमांड, राइट। सो व्हाट इज द, ये कीन्स की स्टार्टिंग पॉइंट जो है, थियरी की स्टार्टिंग पॉइंट ही प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड पे बेस्ड है ये थियरी, राइट। और इफेक्टिव डिमांड एक ऐसा पॉइंट वेयर मैंने बताया वेयर इट इज the aggregate supply price is equal to the aggregate demand price, that is the point of effective demand. अब कीन्स ने अपनी थियरी में ये भी बताया that effective demand है क्या, it signifies the money spent on the consumption of goods and services and on investment, मतलब consumption expenditure और investment expenditure, मतलब total expenditure को बता रहा है ये effective demand, क्योंकि total expenditure is equal to the national income as well. So इसी and national income is equivalent to national output. So therefore effective demand is equal to national expenditure as well as national income and national output. ये आपको ये आपका स्लाइड में मैं दिख रहा है आपको ये नीचे, it is effective demand is equal to national income, national expenditure Yes, भी ma'am. लिख सकते हैं साथ में, is equal to national income is equal to national output. So this is how effective demand can be expressed, right? So moving forward, so what are the determinants of effective demand? बताया मैंने, aggregate demand price and aggregate supply price, जहां पे ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, that is the point of effective demand, right? There the level of employment can be determined with the help of these two curves, right? That is aggregate supply price and aggregate demand price. Let's study these two concepts one by one. So what is aggregate supply price now? Aggregate supply price का मतलब that total amount of money which all organizations in an economy should receive from the sale of output, क्योंकि हम macroeconomics की बात कर रहे हैं. So amount of money that all organization in an economy should receive from the sale of output produced by employing a specific number of workers, right? एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्कर्स को एम्प्लॉय, मतलब एक एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे जो उत्पादन के सेल से, राइट, जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी मिलना चाहिए, राइट, शुड रिसीव, मिलना चाहिए, दैट प्राइस इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई प्राइस. दैट मीन्स इट इज द cost of production of products and services at a particular level of employment. एक level of employment में ये cost of production को दिखा रहा है, चाहे वो consumer goods की हो, goods and services की हो, या फिर investment goods and services की हो, right? All right. So in an organization, if an organization does not get an adequate price, that means जो वो एक्सपेक्ट, जो वो रिसीव करना चाहिए था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो नहीं मिलेगा, तो वो ऑब्वियसली उसका जो लेबर की डिमांड थी वो कम कर देगा, मतलब ही विल एम्प्लॉय लेस नंबर ऑफ वर्कर्स इन दैट केस, राइट. सो दैट मीन्स ये जो रिलेशन है ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई प्राइस का and total number of workers, right, it should be a positive, there should be a positive relationship, right? Aggregate supply price and number of workers employed का पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो वो एक पॉजिटिवली स्लोपिंग कर्व होगा, अभी दिखाएंगे हम कर्व कैसा होता है, राइट. दैट मीन्स वो अगर कम एग्रीगेट सप्लाई प्राइस मिलेगा उनको, तो वो कम नंबर ऑफ लेबर को वर्कर्स को एम्प्लॉय करेंगे, अगर ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स को वो एम्प्लॉय करेंगे, राइट.
देन एग्रीगेट सप्लाई प्राइस शेड्यूल एक टेबल फॉर्म में जब हम बनाएंगे, राइट, इट इज अ शेड्यूल ऑफ मिनिमम प्राइस रिक्वायर्ड टू इंड्यूस द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब एक लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में इतना एग्रीगेट सप्लाई प्राइस दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड बी गिवन टू द ऑर्गेनाइजेशन और द इन्वेस्टर और द एंटरप्रेन्योर, जो भी बोल लीजिए, राइट. दस हायर द प्राइस रिक्वायर्ड टू इंड्यूस द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्रेटर द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वुड बी देयर, मतलब जितना प्राइस जो ज्यादा देंगे पे करेंगे उतना नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा, राइट. तो दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा, राइट. सो एग्रीगेट सप्लाई कर्व का जो शेप होता है दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग, दैट इज इट इज अ पॉजिटिवली स्लोपिंग कर्व. कमिंग टू द एग्रीगेट डिमांड प्राइस नाउ, राइट. एग्रीगेट डिमांड प्राइस क्या है? एग्रीगेट डिमांड प्राइस is again it refers to the amount of money that an organization expects to receive. वहाँ aggregate supply price क्या था? It should receive the amount of money that organization should receive by the sale of output, है ना, at a particular level of output. ये था definition. Aggregate demand price is the total amount of money that an organization expects to receive, right? कि इतना तो मिलना ही चाहिए, right? Expects to receive from the sale of output produced by a specific number of workers. मतलब एक दिए हुए एम्प्लॉयमेंट लेवल पे सेल ऑफ आउटपुट से इतना अमाउंट ऑफ मनी या रिसिप्ट, एक्सपेक्टेड रिसिप्ट तो वो कर ही रहे हैं. इन अदर वर्ड्स एग्रीगेट डिमांड प्राइस इट इज signifying the expected sale receipts that is received by an organization by employing a specific number of workers, right? तो increase in employment कब होगा? जब एग्रीगेट डिमांड प्राइस ज्यादा होगा. अगेन इसलिए इसका भी जो कर्व है दैट विल बी पॉजिटिवली स्लोपिंग. अब इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल डिमांड कर्व. हाँ, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है? दैट इज इट शोज कि at various price level the quantity demanded of a particular commodity, एक commodity की विभिन्न जो प्राइसेस पे जो विभिन्न क्वांटिटी डिमांडेड को वो जो प्रस्तुत करने वाला एक शेड्यूल होता है और एक कर्व होता है. दैट इज क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड भी बोल सकते हैं उसको, या फिर डिमांड कर्व बोल सकते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व बोलते हैं. एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस के साथ उसका रिलेशन बताता है. बट एग्रीगेट डिमांड प्राइस इज समथिंग डिफरेंट, राइट. वो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, आपने उसके साथ इसको मर्ज नहीं करना है, ये डिमांड और प्राइस का रिलेशन वाला. एग्रीगेट डिमांड प्राइस मतलब द टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो एक ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमें इतने लेवल ऑफ आउटपुट, इतने वर्कर्स को काम देने पे इतना सेल ऑफ आउटपुट से इतना अमाउंट ऑफ मनी तो हमें मिलना ही चाहिए, राइट. तो वो ज्यादा तब देंगे लेबर को, एम्प्लॉयज वो तब ज्यादा करेंगे जब एग्रीगेट डिमांड प्राइस ज्यादा हो. सो इसीलिए ये डिमांड कर्व पॉजिटिवली स्लोपिंग इसलिए ये, राइट. ऑलराइट, नाउ where the level of employment will be determined. जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो कहाँ होगा, या पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड कहाँ होगा, जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व विल इंटरसेक्ट each other. That is the point where effective demand will be realized, and that is the point of equilibrium as well, जहाँ पे national income, national output, national expenditure ये सारे भी ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाते हैं जब इफेक्टिव, क्योंकि इफेक्टिव डिमांड हमने देखा कि इट इज आइडेंटिकल टू नेशनल एक्सपेंडिचर, देन नेशनल इनकम एंड देन नेशनल आउटपुट. वो हमने पहले ही देख लिया वो इक्वेशन, राइट. सो हियर ऑन ओ वाई एक्सेस वी हैव टेकन द रिसिप्ट्स, सेल रिसिप्ट्स, ठीक है. एंड हियर ऑन ओ एक्स एक्सेस वी हैव टेकन द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड और वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं, राइट. सो एग्रीगेट डिमांड का कर्व भी आप देख रहे हैं पॉजिटिवली स्लोपिंग है, एग्रीगेट सप्लाई का कर्व भी पॉजिटिवली स्लोपिंग है, एंड बोथ आर स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, राइट. सो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जा रहे हैं का मतलब ये हो गया कि अगर जीरो से जो सेल रिसिप्ट या एक्सपेक्टेड रिसिप्ट या जो भी सेल ऑफ आउटपुट से जो रिसिप्ट मिल रहा है वो जीरो होगा, तो डिमांड फॉर लेबर भी वहां पे जीरो होगा, राइट. और अगर जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, सेल रिसिप्ट्स या एक्सपेक्टेड रिसिप्ट बढ़ रहे हैं, तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रहा है एंड एग्रीगेट सप्लाई भी आपका बढ़ रहा है, राइट. सो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे डिटरमिन होगा?
will be determined at a point जहाँ पे ये aggregate demand का curve and aggregate supply का curve, right? They both are intersecting each other at this point E, right? As we can see here that they both the curves are intersecting at this point E. अमाउंट ऑफ जो नंबर की ऑफ लेबर सप्लाई कितनी है वो है OLF, ठीक है. इतने लोग हैं जो वॉलेंटरली इस जो है जो वेज रेट है एक पर्टिकुलर वेज रेट पे काम करना चाहते हैं, बट जो इक्विलिब्रियम है वो पहले ही हो जा रहा है. दैट इज इट इज हैपनिंग एट दिस ई पॉइंट, दैट इज जहाँ पे LE नंबर ऑफ वर्कर्स को ही एम्प्लॉयमेंट मिला है, मतलब इतना अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी है. तो कीन्स ने प्रूव किया कि लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी कैसे इक्विलिब्रियम हम ड्रॉ कर सकते हैं विद द इंटरसेक्शन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एंड डिमांड कर्व. यहाँ पे लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को ये दिखा रहा है, राइट. अगर हमें फुल एम्प्लॉयमेंट तक पहुंचाना है देन कीन्स हैज सजेस्टेड दैट वी हैव टू इंक्रीज दिस एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो वो ऑटोमेटिकली एक नया इक्विलिब्रियम जो E1 पे एस्टैब्लिश हुआ वो कहाँ पे हुआ, विद दैट this equilibrium will be established at this full employment level. So we have to increase this aggregate demand, then only we can achieve the level of full employment. But equilibrium can happen before full employment as well. ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ full employment पे ही होगा, वो उससे पहले भी हो सकता है, less than full employment पे भी हो सकता है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये unemployment को दिखा रहा है, right? ये है इस कर्व के द्वारा that how equilibrium level of एम्प्लॉयमेंट या फिर इफेक्टिव डिमांड और नेशनल आउटपुट नेशनल इनकम जो भी डिटरमिन हो रहा है वो इस ई पॉइंट पे यहाँ पे हो रहा है, राइट. ऑलराइट. सो व्हाट आर द assumptions on which Keynes has based his theory is that he believes in short run, right. शॉर्ट पीरियड का मतलब है कि according to Keynes that we all will be dead in the long run, right. So we should focus more on the problems of short period. So according to Keynes जो उसका assumption है theory में, that is he based his theory on a short period, right. Then next है that economy should be closed one. Closed one मतलब there should be no international trade taking place in the economy, or no trade relation or no international relation with any of the country regarding the economic affairs, right. So ये है Keynes का दूसरा assumption. Then तीसरा है that again Keynes like the classicals has assumed कि labor is the only factor of production, because he has assumed कि हम short period की बात कर रहे हैं यहाँ पे. So again वही same reason कि यहाँ पे ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड जो वेरिएबल फैक्टर होता है शॉर्ट पीरियड में, दैट इज द लेबर अलोन. सो दैट इज द रीजन कि लेबर इज अज्यूम्ड टू बी द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब लेबर की संख्या घटा बढ़ा के हम लोग उत्पादन में परिवर्तन कर सकते हैं. Then Keynes has also assumed कि equilibrium can also happen before full employment, that is underemployment equilibrium. जैसे हमने अभी डायग्राम में देखा less than full employment level पे भी equilibrium कैसे होता है. So underemployment equilibrium is also possible according to Keynes, right. And saving and investment function both are different according to Keynes. Saving is a function of income, right. It is not a function of rate of interest as advocated by the classicals कि ये सिर्फ rate of interest से determine होता है. Keynes के according saving is dependent upon income, level of income. आय बढ़ेगी तो saving बढ़ेगा, आय घटेगी तो saving घटेगा. So Keynes has based his theory on the assumption that saving is a function of income. And investment का function उसने बताया that investment is determined by two components here, that is those are marginal efficiency of capital and rate of interest, right. So according to Keynes, investors will compare these two rates. marginal efficiency of capital मतलब वो profit expectation कितनी है वो दिखा रहा है. rate of interest पूंजी की cost को दिखा रहा है, that means पूंजी की cost of production जो होगी वो, that is rate of interest, right. So rate of interest और marginal efficiency को compare करके एक investor invest करेगा.
अगर प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज्यादा है, दैट मीन्स MEC इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा. अगर इन MEC इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब प्रॉफिट कम है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, तो निवेश घट जाएगा, राइट. सो ये दोनों चीजों पे डिपेंडेंट है अकॉर्डिंग टू कीन्स. Then Keynes has also assumed that labor has a money illusion. वो मैंने बताया पहले कि कैसे होता है मनी इल्यूजन. जब लेबर मतलब प्राइसेस बढ़ गई बट लेबर को पता नहीं लग रहा है कि उसकी वेज उसकी वजह से रियल वेज उसकी घट गई है. दैट इज द मनी इल्यूजन, राइट. मतलब लेबर को मनी इल्यूजन, अगर उसकी वेजेस डबल हो रही हैं तो उसको लग रहा है हाँ सचमुच में डबल हो रही है, मतलब उसकी रियल वेज भी डबल है, जबकि एक्चुअल में रियल वेज डबल नहीं होती, क्योंकि प्राइसेस भी अगर सपोज डबल हो जाती हैं, राइट, जो वस्तुएं और सेवाएं ले रहे हैं उन वस्तुओं सेवाओं की कीमतें भी डबल हो जाएगी, तो रियल वेज तो कुछ भी नहीं बढ़ा, वो तो वही का वही है जो पहले मिल रहा था. मॉनेटरी वेज बेशक डबल हो गई है, बट मनी की इल्यूजन की वजह से लेबर को वो बात पता नहीं लग रही है. ही इज लिविंग इन अ फैलेसी वर्ल्ड कि भाई मेरा तो वेज डबल हो गया है, राइट. दैट इज द इल्यूजन ऑफ मनी टू लेबर. देन मनी ऑल्सो एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. नाउ कीन्स ने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन को बताया मनी के, दैट इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. मनी का यहाँ पे स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. देन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑपरेट्स बिकॉज शॉर्ट पीरियड में लेबर इज द ओनली वेरिएबल फैक्टर. तो लेबर की संख्या जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं उत्पादन क्षमता, लेबर की संख्या बढ़ाएंगे तो उत्पादन क्षमता घट जाएगी. सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और रिटर्न्स विल आल्सो अप्लाई इन दिस थियोरी एज वेल, जैसे क्लासिकल्स ने अज्यूम किया वैसे ही. देन इंटरेस्ट का जो डिटर्मिनेशन होता है दैट इज कंप्लीटली अ मॉनेटरी फिनोमिनन. क्लासिकल ने बोला कि इंटरेस्ट एक रियल वेरिएबल से तय होता है, दैट इज सेविंग और इन्वेस्टमेंट से तय होता है, बट कीन्स ने बताया नहीं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिटर्मिन होता है बाय दी मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड. डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी विल डिटर्मिन व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट. ये नहीं होता है कि सेविंग और निवेश तय करेंगे कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, राइट. सो ये डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी के द्वारा निर्धारित होता है. ये एक मॉनेटरी प्योरली मॉनेटरी फिनोमिनन है, ना कि रियल मार्केट में या गुड्स मार्केट में ये तय होता है, राइट. सो दीज आर द सर्टेन assumptions on which Keynes has based his theory. So